नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे भौगोलिक विचारधारा में भूगोल में अमेरिकी भूगोलवेत्ताओं का योगदान। ये जो भौगोलिक विचारधारा है BA तृतीय वर्ष का प्रथम प्रश्न पत्र है और मैं लॉन्ग क्वेश्चन करा रहा हूँ। तो यहाँ पर आज का जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो है भूगोल में अमेरिकी भूगोलवेत्ताओं का क्या योगदान था। तो मैंने आपको यूनानी भूगोलवेत्ताओं के योगदान के बारे में पढ़ा दिया था और ब्रिटिश भूगोलवेत्ता थे उनके बारे में पढ़ा दिया, फ्रांसीसी भूगोलवेत्ताओं के बारे में पढ़ा दिया। अब यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे अमेरिकी भूगोलवेत्ताओं के योगदान के बारे में। भूगोल में अमेरिकी भूगोलवेत्ताओं का योगदान या अमेरिकी विद्वानों का योगदान। अगर आपसे विद्वान पूछ रहा है तो भी आप यही लिखेंगे, भूगोलवेत्ता पूछ रहा है तो भी आपको यही लिखना है। अब यहाँ से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो 2 नंबर में भी पूछे जाते हैं और कभी कभी लॉन्ग में भी पूछे जाते हैं। ज़्यादातर लॉन्ग में पूछे जाते हैं। 2 नंबर में अगर आपसे पूछेगा तो बस इतना ही देगा, विलियम मॉरिस डेविस कौन थे, हंटिंगटन कौन थे, ऐसे पूछ लेगा। कुमारी चर्चिल सैंपल कौन थी, ऐसे 2 नंबर में पूछ लेता है। तो यहाँ हम लोग को लॉन्ग पढ़ना है और इसमें आपका शॉर्ट, वेरी शॉर्ट सब कुछ हो जाता है। देखिए, अमेरिका में भूगोल के विकास में विलियम मॉरिस डेविस, ये एक नाम है, विलियम मॉरिस डेविस एक ही नाम है। कुमारी एलन चर्चिल सैंपल, अब ये भी एक नाम है, यानी कि एक 2 नाम हो गया। नाम थोड़ा सा बड़ा है, विलियम मॉरिस डेविस, कुमारी एलन चर्चिल सैंपल, एल्सवर्थ हंटिंगटन, कार्ल सावर, थॉमस ग्रिफिथ टेलर, ईशा बोमेन आदि विद्वानों ने प्रमुख योगदान दिया। यानी अमेरिका में भूगोल के विकास में इतने विद्वानों ने या इतने भूगोलवेत्ताओं ने अपना योगदान दिया था। अब इनमें से जो प्रमुख हैं उन्हीं के बारे में हम लोग थोड़ा बहुत पढ़ेंगे। प्रमुख अमेरिकी भूगोलवेत्ता एवं उनके योगदान निम्नलिखित हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे विलियम मॉरिस डेविस की। ये बहुत ही प्रमुख भूगोलवेत्ता हैं अमेरिका के। विलियम मॉरिस डेविस संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रमुख भूगोलवेत्ताओं में से एक थे। ये अमेरिका में भौतिक भूगोल के प्रणेता माने जाते थे। ओके, तो पहली लाइन आपको क्या लिखनी है कि विलियम मॉरिस डेविस संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रमुख भूगोलवेत्ताओं में से एक थे। ये अमेरिका में भूगोल के प्रणेता यानी कि जनक माने जाते थे, आप कह सकते हैं। फिर है 1894 ईस्वी में इन्होंने प्रारंभिक जलवायु विज्ञान नामक पुस्तक लिखी। 1894 में, ये इनकी पुस्तक का नाम है, प्रारंभिक जलवायु विज्ञान, 1894। फिर 1899 ईस्वी में इन्होंने सामान्य अपरदन चक्र की संकल्पना का प्रतिपादन किया। ये क्वेश्चन 2 नंबर में कई बार आया है, तो इसको आप जान लीजिए। सामान्य अपरदन चक्र क्या है, तो आपको बता देना उसमें कि भाई सामान्य अपरदन चक्र, अपरदन की एक विधि है जिसका प्रतिपादन 1899 ईस्वी में विलियम मॉरिस डेविस ने किया था। फिर थोड़ा बहुत आपको विलियम मॉरिस डेविस के बारे में लिख देना कि अमेरिका के प्रमुख भूगोलवेत्ता थे। 85 शब्दों में लिखना रहता है, तो आराम से लिख देंगे। अपरदन चक्र का मतलब क्या होता है? नदियों द्वारा मैदानों, पर्वतों, पठारों का जो अपरदन होता है तो सामान्यतः नदियों के द्वारा ही होता है। मतलब प्रमुख जो अपरदन का काम करता है वो नदी ही होता है। और भी हैं, पवन है, हिमानी है, लेकिन ज़्यादातर नदियाँ ही करती हैं। विलियम मॉरिस डेविस ने अनेक यात्राएं की तथा ये क्षेत्रीय अध्ययन पर बल देते थे। मतलब ये क्षेत्रों का अध्ययन करते थे, घूमने जाते थे, फिर वहाँ की जलवायु, वहाँ की मिट्टी कैसी है, इस पर ये बल देते थे, यानी क्षेत्रीय अध्ययन पर बल देते थे। डेविस महोदय ने पृथ्वी की सतह के स्वरूपों के विकास को एक चक्रीय पद्धति के रूप में देखा। इसे इन्होंने 1903 ईस्वी में भू आकृतियों के विकास की पद्धति के रूप में प्रस्तुत किया। मतलब इन्होंने कहा जो पृथ्वी का जो भी स्वरूप है, चाहे पर्वत, पठार, मैदान है, इनका निर्माण एक चक्रीय पद्धति के द्वारा होता है। चक्रीय पद्धति का मतलब जैसे निर्माण हुआ पर्वत का, फिर नदियों द्वारा इसका अपरदन हो गया, फिर ये समतल हो गया। अब पर्वत का निर्माण हुआ, नदियाँ उसको काट काट के बराबर कर दी, मैदान हो गया।
फिर ये प्रक्रिया चलती रहती है। पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों के कारण कहीं पर्वतों का निर्माण हो रहा है, कहीं उसका अपरदन हो रहा है, मतलब ये प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। तो जब ये आप डिटेल में पढ़ेंगे तब वहाँ आपको बताया जाएगा कि पर्वतों का निर्माण एक जगह होता रहता है, दूसरी जगह उसका अपरदन होता रहता है। तो इसी को कहा गया चक्रीय पद्धति, यानी चक्र चलता रहता है। अब यहाँ तो हम डिटेल में नहीं बताएंगे कि पर्वत की उत्पत्ति कैसे हुई, क्योंकि यहाँ टॉपिक आपका दूसरा है। इन्होंने बहते हुए जल, देखिए बहते हुए जल यानी नदी, बहता हुआ जल, यहाँ पर नदी है, नाला नहीं, क्योंकि नाले का जल भी बहता है, लेकिन यहाँ पर नदी की बात की जा रही है खासकर। तो नदी के कार्यों के परिप्रेक्ष्य में भू आकृतियों के विकास को इन्होंने समझाया, क्योंकि जल ही सामान्य रूप से पृथ्वी का अपरदन का एक प्रमुख कारक है। मतलब अपरदन का काम तो मैंने बताया कि भाई पवन करता है और हिमानियाँ करती हैं और तरंगे करती हैं, जो समुद्री लहरें होती हैं ये भी अपरदन का काम करती हैं, लेकिन सबसे बड़ा अपरदन का काम नदियाँ करती हैं। तो इसलिए चूँकि सामान्यतः अपरदन का काम नदी ही करती है, इसलिए इसको सामान्य अपरदन चक्र के नाम से जाना जाता है। डेविस महोदय ने इसको भौगोलिक चक्र भी कहा। इसके अनुसार भौगोलिक चक्र वह अवधि है जिसके अंतर्गत कोई उभरा हुआ भूखंड अपरदन शक्तियों से प्रभावित होकर समप्राय मैदान में बदल जाता है। उभरा हुआ भूखंड का मतलब कोई पर्वत जो कि उभरा हुआ है लेकिन अपरदन शक्तियों से प्रभावित होकर वो एकदम समप्राय मतलब समतल मैदान बन जाता है। फिर है कुमारी एलन चर्चिल सैंपुल। ये 20वीं शताब्दी के अमेरिका की प्रमुख महिला भूगोलवेत्ता थीं तथा विश्व की महानतम तत्वविज्ञानी भी थीं। तो ये अमेरिका की एक महिला भूगोलवेत्ता थी, इतना आप जानिए। ओके, कुमारी एलन चर्चिल सैंपुल, आप इनको सैंपुल भी बुला सकते हैं, कुमारी सैंपुल शॉर्टकट में। तो ये जर्मन भूगोलवेत्ता फ्रेडरिक रैटजल की शिष्या थे, यानी कि जर्मनी के एक भूगोलवेत्ता थे फ्रेडरिक रैटजल। अभी मैंने आपको जर्मनी के जो भूगोलवेत्ता उनके बारे में नहीं पढ़ाया हूँ, तो उसको भी मैं पढ़ा दूँगा। तो जो फ्रेडरिक रैटजल हैं उन्हीं की शिष्या थी ये सैंपुल। इन्होंने कई पुस्तकों की रचना की थी कुमारी एलन चर्चिल सैंपुल ने, जैसे यहाँ पर 3 पुस्तकों का नाम दिया है। अमेरिका का इतिहास एवं उसकी भौगोलिक दशाएं, भौगोलिक परिवेश के प्रभाव, और फिर यहाँ भूमध्य सागरीय प्रदेश का भूगोल। कुमारी एलन चर्चिल सैंपुल पर्यावरण निश्चयवाद से अत्यधिक प्रभावित थी। पर्यावरण निश्चयवाद मतलब जो नियतिवादी विचारधारा है इससे बहुत ज़्यादा प्रभावित थी। सैंपुल के अनुसार प्राकृतिक वातावरण मनुष्य के शरीर, भोजन, वस्त्र, मकान, क्रियाकलाप को प्रभावित करता है। मनुष्य यंत्रवत प्रकृति के निर्देशों का पालन करता है। इतना ही नहीं, सैंपुल के अनुसार मनुष्य के विचार, इच्छा शक्ति, बुद्धि, धार्मिक विचार और भावनाएं भी प्रकृति से प्रभावित होती हैं। इनका प्रमुख कथन था, प्रकृति सर्वोच्च है, मनुष्य कमज़ोर। मतलब कहने का मतलब ये प्राकृतिक वाद जो विचारधारा या पर्यावरणवाद जो है उसमें विश्वास रखते थे। इनका मानना था कि एक प्रकार से आप ये कह सकते हैं कि मनुष्य जो है वो प्रकृति का गुलाम है। मनुष्य के स्वभाव, उसकी इच्छा शक्ति, बुद्धि, विचार पर किसका प्रभाव रहता है? प्रकृति का। ऐसा किसने कहा? कुमारी एलन चर्चिल सैंपुल ने। इन्होंने कहा कि जो मनुष्य के शरीर होते हैं, कपड़े होते हैं, भोजन होते हैं, मकान होते हैं, या जो भी मनुष्य क्रियाकलाप करता है ये सब प्रकृति से प्रभावित होते हैं। तो इन्होंने कहा कि प्रकृति सर्वोच्च है, मनुष्य कमज़ोर, यानी मनुष्य वही काम करता है जो प्रकृति कहती है। यहाँ पर लिखा भी है, देखिए, मनुष्य यंत्रवत, यंत्रवत मतलब मशीन की तरह प्रकृति के निर्देशों का पालन करता है। जैसे आप कोई मशीन बनाते हैं तो उससे जो काम करवाना चाहते हैं करवाते हैं, वैसे प्रकृति ने हमको बनाया है और वो हमसे जो काम करवाना चाहती है वो करवाती है, ऐसा इन्होंने कहा। जो तीसरे हैं यहाँ पर प्रोफेसर एल्सवर्थ हंटिंगटन। प्रोफेसर एल्सवर्थ हंटिंगटन, हंटिंगटन भी अमेरिका के एक प्रसिद्ध भूवैज्ञानिक और जलवायु वैज्ञानिक थे। ये नियतवाद के समर्थक थे। नियतवाद वही प्राकृतिकवाद जो अभी मैंने आपको पढ़ाया, पर्यावरणवाद।
तो जैसे कुमारी एलन चर्चिल सैंपल थी वैसे ही ये भी हैं। इन्होंने संपूर्ण एशिया की यात्रा की तथा अनेक लेख लिखे। इनकी प्रमुख रचना है एशिया का स्पंदन। इनकी एक रचना का नाम है एशिया का स्पंदन। हंटिंगटन यह विश्वास रखते थे कि मनुष्य प्रकृति के नियमों के अधीन है। देखिए वही चीज़ जो सैंपल ने बताया वही चीज़ ये भी कह रहे हैं कि मनुष्य जो है वो प्रकृति के नियमों के अधीन है। मनुष्य के सभी सामाजिक क्रियाकलाप भी प्रकृति के नियमों से संचालित होते हैं। उन्होंने बताया कि उष्णकटिबंधीय जलवायु मनुष्य को आलसी बना देती है, अकर्मण्य बना देती है, वह प्रगति नहीं कर पाता है, वह सभ्यता कभी उठ नहीं पाती है। ये हंटिंगटन ने कहा कि जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में रहते हैं, जहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, वे लोग कभी प्रगति नहीं कर पाते हैं, बड़े ही आलसी और अकर्मण्य होते हैं, उनकी सभ्यता कभी भी आगे नहीं बढ़ पाती, उठ नहीं पाती, ऐसा इन्होंने कहा। अगला है कार्ल सावर। कार्ल सावर अमेरिका के प्रसिद्ध भूगोलवेत्ता थे। तो अमेरिका के सारे भूगोलवेत्ता हैं, क्योंकि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, अमेरिका के भूगोलवेत्ताओं का योगदान। तो कार्ल सावर अमेरिका के प्रमुख या प्रसिद्ध भूगोलवेत्ता थे। ये संभववाद के समर्थक थे। ये संभववाद के समर्थक थे। तो अभी मैंने आपको जो बताया चर्चिल, सैंपल और हंटिंगटन, तो ये दोनों नियतवाद के समर्थक थे। और नियतवाद का जो विपरीत है, उल्टा है, वो है संभववाद। तो कार्ल सावर संभववाद के समर्थक थे। इनके अनुसार प्राकृतिक तत्वों पर मनुष्य अपने सांस्कृतिक उपलब्धि, तकनीकी ज्ञान आदि के स्तर के अनुसार छाप छोड़ता है। मतलब इन्होंने कहा कि मानव प्रकृति को प्रभावित करता है। किसके द्वारा? मानव अपने सांस्कृतिक उपलब्धियों के द्वारा, अपनी तकनीकी यानी टेक्नोलॉजी के द्वारा और अपने नॉलेज के द्वारा, ज्ञान के द्वारा अपना छाप किस पर छोड़ता है? प्रकृति पर, यानी मानव प्रकृति को प्रभावित करता है। कार्ल सावर के अनुसार मनुष्य अपने विकास की प्रक्रिया में भूदृश्य को बदलता रहता है, जिससे क्षेत्रीय विभिन्न उभरता है। इस प्रकार कार्ल सावर ने क्षेत्रीय विभिन्न की संकल्पना को अपनाया। इनके अनुसार प्रकृति मनुष्य को दिशा निर्देश नहीं देती। देखिए कार्ल सावर ने दोनों से उल्टा कहा। जो बात चर्चिल, सैंपल ने कही थी या हंटिंगटन ने कही थी, उसका विरोध करते हुए जो सावर हैं वो कहते हैं कि मनुष्य को प्रकृति निर्देश नहीं देती, बल्कि मनुष्य अपने बुद्धि, तर्क और तकनीकी के प्रयोग के द्वारा प्राकृतिक बाधाओं को रास्ते से हटा देता है। फिर यहाँ है प्रोफेसर थॉमस ग्रिफिथ टेलर। ये भी एक प्रमुख भूगोलवेत्ता हैं, तो थोड़ा सा इनके बारे में भी जान लेते हैं। ग्रिफिथ टेलर महोदय अमेरिका के एक महान भूगोलवेत्ता थे। इन्होंने निम्नलिखित 3 विचार प्रस्तुत किए। पहला इन्होंने क्या कहा? प्रजातीय निम्नता एवं बालकपन। ये इनका पहला विचार था, प्रजातीय निम्नता एवं बालकपन। इन्होंने कहा कि निग्रो का व्यवहार बच्चों की तरह होता है। स्वायत्त निवासी खोजी प्रवृत्ति के होते हैं, पित्त निवासी आलसी होते हैं। स्वायत्त निवासी का मतलब जो यूरोपियन लोग हैं, ये खोजी प्रवृत्ति के होते हैं, यानी तरह तरह की चीज़ें खोजते रहते हैं, आविष्कार करते रहते हैं। फिर इन्होंने दूसरा बताया कि भाई प्रजातियों का प्रवास वर्ग भेद से ग्रसित है। तीसरा इन्होंने भौमिकी, प्रखंड एवं स्तर बताया। तो ये इनके बहुत ज़्यादा आपको नहीं लिखना है। ग्रिफिथ टेलर के बारे में मैंने आपको 5 भूगोलवेत्ता और उनके योगदानों के बारे में बताया, जो कि अमेरिका के भूगोलवेत्ता हैं। ये अक्सर 200 शब्दों में या कभी कभी 500 शब्दों में पूछ लेता है, तो आराम से आप लिख सकते हैं। लगभग ये 450 400 के करीब शब्द होंगे। मैंने बताया ज़रूरी नहीं कि 500 शब्द में ही लिखा जाए, आपका आंसर छोटा रहेगा, 50-60 शब्द कम रहेंगे, लेकिन अगर सही लिखा है तो आपको अच्छे नंबर मिल जाएंगे। तो अगर वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल पे पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।